कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये क्वेश्चन काफी अच्छा होता है। एक रिलेशन है जो सबको याद होगा, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एंड एक और रिलेशन है, क्या रिलेशन बताओ? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, है ना? 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, माइनस भी आता है। ये रिलेशन 2 टाइम्स मतलब 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन आप याद रखोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं कई बार कि टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक, पोटेंशियल इज -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक। अब इस क्वेश्चन में लिखा है द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना एनर्जी, तो ध्यान रखना ये हमेशा होता है टोटल एनर्जी। दिस इज टोटल एनर्जी, ये आपका टोटल एनर्जी गिवन होता है। तो लिखा है ये टोटल एनर्जी भैया इतना है। फाइंड द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड काइनेटिक, हमें के ही निकालना है, ठीक है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब भैया एनर्जी है तो हम टोटल ही मानेंगे, टोटल इतना है। काइनेटिक हमसे पूछा है और पोटेंशियल हमसे पूछा है, तो हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं? हम कहते हैं देखो भैया पहला रिलेशन हमारा ये है, टोटल इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक, तो टोटल कितना है? -13.6, -13.6 इज माइनस ऑफ काइनेटिक, तो माइनस माइनस कट गया और काइनेटिक कितना आ गया? 13.6। अब काइनेटिक 13.6 आ गया, अब यहां डाल दो, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक। काइनेटिक कितना है? 13.6, तो 27.2 नेगेटिव का। और ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ध्यान रखना। ईवी, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ईवी में है ये। तो कंक्लूजन क्या निकला कि काइनेटिक एनर्जी था प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल मैंने कैसे निकाला? -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया हमारा पोटेंशियल, समझे? तो अगर आपको ये बस रिलेशन याद है कि टोटल इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक, तो टोटल डालोगे माइनस माइनस करके काइनेटिक आ जाएगा, और पोटेंशियल इज 2 टाइम्स काइनेटिक माइनस का। तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो जो रियल में टफ है। चलो, तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या है? कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या बोला है? कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 2 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मैं कह सकता हूं 2015 में आया है तो टफ है, टफ। तो देखिए यहां पर एक लॉजिक यूज होता है कि सरकमफ्रेंस निकालना क्या है वैसे? वेवलेंथ। सरकमफ्रेंस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। फिर आपको रेडियस निकालना पड़ेगा पहले, रेडियस, क्योंकि यहां पर रेडियस है ना आर, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 52.9 n स्क्वायर अपॉन में जेड पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। तो रेडियस की वैल्यू पहले निकाल लो, 52.9 मतलब 52.9, n मतलब n इक्वल टू 2 यानी 4, जेड मतलब 1, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होता है, तो ये 10⁻12। तो कुछ नहीं करना है, देखो 2 पाई की वैल्यू पता ही है, 2 इंटू में पाई, पाई होता है 22/7 ना। रेडियस की वैल्यू पता लगी गई, रेडियस कितनी है बड़ी? 52.9 इंटू 4 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू n लैम्डा। n की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहां से आपको वेवलेंथ निकालना होता है, टफ है, 3 नंबर में आएगा तो, ठीक है? तो मैंने आपको करना सिखा दिया, 2 पाई r, रेडियस निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, और n की जगह 2 पुट करो और वेवलेंथ निकाल लो। दिस इज द टफ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, दिस इज गुड क्वेश्चन। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज। देखिए वेवलेंथ का ये होता है फॉर्मूला 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर सेंटीमीटर -1। ये जेड है, जेड। अब यहां पर बाल्मर के लिए शॉर्टेस्ट बोला है, तो देखिए बाल्मर के लिए पहले समझो, बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 2 होती है, तो यहां पर n2 क्या होगा? देखो शॉर्टेस्ट के लिए ध्यान रखना, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखो जनरली 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक होता है लॉन्गेस्ट। तो मान लो मैंने कहा कि n1 की वैल्यू n है, तो n2 की वैल्यू क्या लोगे? n2 होगा जस्ट अगला n+1, लॉन्गेस्ट वाले केस में। पर जब कोई शॉर्टेस्ट बोलता है, शॉर्टेस्ट, तो अगर आप n1 की वैल्यू n लोगे तो n2 की वैल्यू जनरली इनफाइनाइट लिया जाता है, इनफाइनाइट। n2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है हमेशा शॉर्टेस्ट में, तो मेन हमें n1 n2 ही पहचानना होता है। जैसे लॉन्गेस्ट में क्या है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर n की वैल्यू 2 तो ये जगह 2 + 1 3, अगर एक 2 लिया दूसरा 3, अगर लॉन्गेस्ट वर्ड लिखा है तो। अगर एक 5 लेंगे अगला 6, 7 तो 8, 10 तो 11, लॉन्गेस्ट में। शॉर्टेस्ट में क्या है? शॉर्टेस्ट में क्या है, अगर आपने n1 की वैल्यू 2 मानी है तो n2 आपकी इनफाइनाइट रहेगी। तो यहां से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो 109677 1/n1 2 का स्क्वायर, ये तो इनफाइनाइट होकर खत्म हो जाएगा, खत्म करो,
और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 मानी जाती है। खत्म करो, ये इसका आंसर आएगा। सेंटीमीटर में आएगा, उल्टा कर देना इसको, उल्टा करोगे तो ऐसा होगा, देखो लैम्डा इज इक्वल टू 4/109677। ठीक है, ये सेंटीमीटर -1 में। या सबसे आसान बताऊं यार, देखो एक इजी बता रहा हूँ, इजी क्वेश्चन के हिसाब से इजी बता रहा हूँ। आंसर मीटर में आएगा, सुनते रहना, आंसर मीटर में आएगा अगर आप ये वैल्यू यूज करोगे। यहाँ पे 10⁻7 क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि 109677 को आप 10⁻7 मान लो। यानी हम एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, 1/λ इज इक्वल टू 10⁻7 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर, मीटर में आएगा आंसर। इजी पड़ता है इससे। अब क्या है प्यारे बच्चों, n1 की वैल्यू डालो, n2 तो यहाँ पर इनफाइनाइट होकर गायब हो जाएगा, जेड की वैल्यू 1 है तो आंसर आ ही गया। ठीक है, नहीं समझे, करके दिखाना पड़ेगा। अरे दिखा देंगे, क्या दिक्कत है, दिखा देंगे। n1 मतलब कितना, 2 का स्क्वायर 4, तो लैम्डा क्या आ गया 4 × 10⁻⁻7 मीटर। -7 कैसे, मैंने पलट दिया ना, ये 1/λ है, हमने पलट दिया। ये है क्वेश्चन, देखो तगड़ा। दिस क्वेश्चन कैन बी रिगार्डेड एज तगड़ा, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई भी दे सकता है। देखो 2015 में कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो वो ऐसा इतिहास चला, मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले एक बार 2005 में ऐसा क्वेश्चन आया कि जो बच्चे सोच रहे थे कि हम गजब करेंगे, वो फेल ही हो गए थे। ठीक है, फिर 2010 में ऐसा क्वेश्चन आया कि लुक 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 लुक, 2015 में ऐसा क्वेश्चन आया कि बस, फिर 2020 में ऐसा क्वेश्चन आया, ऑनलाइन था, छोड़ दो, फिर 2025 में। तो हर 5 साल में या 10 साल में खतरनाक पेपर बन रहा है, हर 5 साल के रेंज में और 10 साल के रेंज में। तुम 26 वाले हो, ठीक है, और 26 में पता नहीं क्या आएगा, देखो हिसाब की बात है, पर नहीं, लेकिन अब तो हैबिट लगा दिया उन्होंने कि मुश्किल ही पेपर आएगा, बच्चों को बोला है तैयारी करो। मैं क्या चाहता हूँ कि क्वेश्चन से सीखो आप, हम क्वेश्चन में टाइम क्यों लगाते हैं, ताकि आप सीखो। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन प्रोड्यूसिंग रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना। देखिए दो चीजें बताऊंगा, एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला, एनर्जी डिफरेंस, सॉरी एनर्जी का फॉर्मूला बता रहा हूं, 1240 अगर वेवलेंथ सीधा नैनोमीटर में डालो और आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एक दूसरा फॉर्मूला एनर्जी का, 12400 अगर वेवलेंथ आप डालो A0 में और सीधा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो देखो एक्चुअली में क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन, कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आए, यहां से यहां पर आए, या यहां से यहां पर आए, या यहां से यहां पर आए, या फिर यहां से यहां आए। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आए कि वेवलेंथ 496 हो, वेवलेंथ क्या हो 496। तो आप लोग दिमाग क्या लगाते हुए समझो, आप लोग सबसे पहले तो नैनोमीटर में दे रखा है, तो आप यहां पे डालते हो, पहले आप एनर्जी निकालते हो 1240, और यहां पर वेवलेंथ नैनोमीटर में से डालो 496, सीधा डालो, सीधा चेंज भी नहीं करना है, सीधा नैनोमीटर में ही डालना है, और इससे आपको एक आंसर मिलेगा। इसको सॉल्व करके आप इसको काट पीट करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप खुद ही करना है, इजी होता है ये बेटा, मैं इजी कर दिया। और ना असली तरीका तो इसका ऐसा है कि बस आवाज आती, पूरा आवाज आता है, जब 4 हो रहा होता है एक एक करके, प्रॉपर आवाज आ रही होती है कि हाँ कुछ हो रहा है, दर्द भी होता है, मजाक नहीं कर रहा, सब चीज। तो देखो ये जो एनर्जी है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम क्या दिमाग लगाते हैं, सुन लो, हम कहते हैं कि इस वेवलेंथ की वजह से, इस वेवलेंथ की वजह से हमें जो एनर्जी मिल रहा है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब पूछा है हमें जो आइडिया है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, अब इसने क्या पूछा है आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन। अब हम अपने ट्रांजिशन में देखेंगे 2.5 कहां पे आ रहा है ट्रांजिशन। तो देखो अगर हम 2.5 4 और 2 के बीच में आ सकता है ना। देखो अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को 4 से, सुनना, किसी इलेक्ट्रॉन को 4 से 2 पर लाए तो इसकी एनर्जी है 3.4, और अब आपको एनर्जी डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा ई। ट्रांजिशन के लिए हमेशा एनर्जी डिफरेंस, ट्रांजिशन का मतलब होता है एनर्जी डिफरेंस निकालो। तो हम पहले 496 के हिसाब से 2.5 निकाल चुके हैं, अब हम एनर्जी डिफरेंस लगाएंगे अपना दिमाग लगा के। कैसे, हमारा 2.5 है, तो 2.5 आने का चांस कहां पर है, 3 और इसके बीच में आने के चांस है। तो एक बार हम करके देखते हैं। तो हम 3.4 को माइनस करते हैं 0.85 से, यस 2.5 आ रहा है। कितना आ रहा है 2.5। तो हम कहेंगे देखो अगर हम एनर्जी ऑफ फोर्थ माइनस एनर्जी ऑफ सेकंड करते हैं, अगर हम 4 से सेकंड के बीच का डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस इनके बीच का डिफरेंस, तो वो हमारा 2.55 आ रहा है। तो हमारा एनर्जी डिफरेंस 2.55 है 4 से 2 तक का, और हमारे वेवलेंथ ने भी उतना ही निकाला है।
हमारे वेवलेंथ ने भी उतना ही निकाला है, यानी 4 से 2 का ट्रांजिशन है ये। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ट्रांजिशन कहां से कहां होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे 4 to 2, n इक्वल के 4 से 2 तक ट्रांजिशन होना चाहिए। यानी ट्रांजिशन वाले क्वेश्चन में दिमाग क्या लगाना है, सबसे पहले या तो nm में होगा या इसमें होगा। आप यहां से निकालोगे एनर्जी, अब जब ये एनर्जी निकाल लोगे, इसको इसलिए मैं डेल्टा ई भी बोल रहा था, आप डेल्टा ई भी बोल सकते हो। आप एनर्जी का डिफरेंस निकाल लोगे, और जब एनर्जी का डिफरेंस आप निकाल लोगे तो आप चेक करोगे किससे आपका मैच कर रहा है, और ये आप याद कर लो, ठीक है। ये बार बार आपको एग्जाम में लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है कि पहले वाले के लिए 13.6 होता है माइनस का, दूसरे वाले के लिए 3.4, तीसरे वाले के लिए 1.51, 0.85, ये चारों आपको याद भी होना चाहिए। यानी वेवलेंथ से हम एनर्जी निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कहां से कहां में वो एनर्जी आ रहा है। तो वेवलेंथ से एनर्जी निकाला और चेक करेंगे कहां से कहां के गैप में वो एनर्जी आ रहा है। तो हम समझ गए थे ये 3 है और ये 0.85 है, तो 3 में से इतना जाएगा तो 2.5 आएगा, इसलिए मैंने पकड़ा ही किसको, 4 को और 2 को। तो कुछ दिमाग खुद भी लगाना है। अब अगला क्वेश्चन है, विच ट्रांजिशन गिव्स रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। ओहो, अब मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए ध्यान रखना, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए। देखो एक रूल बता रहा हूं, डेल्टा ई जो होता है वो SC अपॉन में लैम्डा होता है, एनर्जी इज इक्वल टू SC अपॉन में लैम्डा। तो अगर वेवलेंथ अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो देखो एनर्जी गैप किसका सबसे कम आएगा, एनर्जी किसमें सबसे कम आएगा, सबसे कम एनर्जी किसमें आएगा ये बताना है आपको। सबसे कम, सबसे कम अगर हम इन दोनों को अगर आपस में माइनस करें, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो सबसे कम एनर्जी आएगा ना। 1.51 से 0.85 माइनस करोगे, देखो सिंपल सी बात है, एनर्जी वेवलेंथ आपस में इनवर्सली है। वेवलेंथ मैक्सिमम तभी होगा जब एनर्जी इसका होगा मिनिमम। तो देखो एनर्जी का गैप किसमें मिनिमम है, करो भाई। चलो अब ये क्वेश्चन हम कहेंगे नाइस क्वेश्चन, एंड ये है क्लासिक क्वेश्चन, क्लासिक मतलब सदियों से आता है, अभी भी आ गया तो तुम कर नहीं पाओगे। बेसिकली आपको बोला गया है कि देखो ऐसा होता है कि हम इमेजिन करते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट स्टेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे चलता रहता है। बेसिकली जब कुछ ना बुलाओ तो हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में है। अब कह रहा है कि हमने यहां पर दिया 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, तो बताना है कि एक्साइट कर रहा है अप टू विच एनर्जी लेवल, ये कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर आप 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दोगे तो कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके, एक तरीका ये कि आपको लेवल्स याद हो, 1 2 3 4 5, कम से कम 5 याद होने चाहिए, ठीक है ना। 2 4 6 हो गया, ठीक है, कम से कम 5 आपको याद होना चाहिए। जैसे पहला क्या था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी लेवल आपको याद होना चाहिए, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिनिमम 4 तो याद होनी चाहिए, यह है 1 2 3 4। देखिए अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहां था, समझिए इलेक्ट्रॉन यहां था, अब वो कहीं तो गया होगा, हमें नहीं पता कहां गया है, पर इतना पता है कि कितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया है, उसने 12.5 एब्जॉर्ब किया है। यानी इन दोनों के बीच में 12.5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 12.5। स्टार्टिंग से लेके जहां भी वो जा रहा है, फील करना, स्टार्टिंग से लेके जहां भी वो जा रहा है उसके बीच में 12.5 ही होना चाहिए, क्योंकि उसको मिला ही 12.5 है। ये बोर्स का पोस्टुलेट है, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी इट गोज टू हायर स्टेट। और जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है E2 माइनस E1, और एनर्जी डिफरेंस ये होता है बेटा कि कितना एनर्जी उसको मिला है। तो उसको एनर्जी मिला है 12.5, तो 12.5 किन दोनों के बीच में आएगा ये आपको पहचानना है। तो ऑब्वियसली 12.5 इन दोनों के बीच में आएगा। देखो थर्ड एंड इसको माइनस करेंगे तो, है ना, ये 13 है और 1.5 है यार, क्या बात कर रहे हो, क्या आसान तो है ये 13 है और 1.5 है, वो 1.5 में से 13 गए तो 12.5। तो हम बोलेंगे ठीक है, वो पहले स्टेट से कहां जाएगा, तीसरे, अरे तीसरे पे जाएगा, पहले से तीसरे पे जाएगा। समझ पाए। तो आपको बेसिकली करना क्या होता है, अगर आपको एनर्जी डिफरेंस पता है 12.5, तो आपको ये पता करना होता है कि किसके बीच का है वो। तो अगर आप एनर्जी लेवल याद रखते हो तो आप आइडिया लगा पाओगे कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया है। जैसे मुझे पता लग गया था, देखो एक्चुअली ना मुझे पहले पता लग गया था, तभी मैं इसको 3 पे जाके रोका था। नहीं समझे मेरी बात को, अबे पहले 3 पे ही रोका था, वो तो बाद में तुम लोगों को सर्टेन न लगा कि यार सर को आइडिया पहले लग गया है, तो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। बात समझे। तो इस चीज को सीखने की कोशिश करो कि मैं कर कैसे रहा हूं। उसने सिंपल बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को 12.5 एक्स्ट्रा मिला है, इलेक्ट्रॉन ने 12.5 एक्स्ट्रा लिया है, यानी हमें एनर्जी का डिफरेंस दे दिया 12.5।
और जब एनर्जी का डिफरेंस 12.5 किसके बीच का है देख लो, वही आंसर है। यानी इलेक्ट्रॉन 1 से कहां गया है बताओ, 3 गया है मेरे अकॉर्डिंग। एक तरीका तो है बुद्धि वाला, और एक तरीका ये होता है एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला। एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस का 2 सॉरी माइनस लगाओ मत, 2.18 10 की पावर -18 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर, जूल जूल में है। और हमें ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है क्या, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है ना, तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे 13.6, तो ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू डालनी पड़ेगी। फॉर्मुला ये होता है एनर्जी डिफरेंस का, कि जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह पे जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मुला। तो आपको ये बड़ा लंबा मेथड है, फिर आप इसको यहाँ पर 12.5 पुट करोगे, ये 13.6 है, फिर n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। n2 की वैल्यू तो निकालनी है आपको कि 1 से वो कहाँ गया, n2 का स्क्वायर। बस अब 4 होगी तुम्हारी, देखना आवाज भी आएगी, दर्द भी होगा, देखना। अब लो 125 को 136 से डिवाइड करो और खेलो बेटा, खेलो खेलो खूब खेलो, खेल लो भाई, मैं तो नहीं खेल पाऊंगा इससे, मुझे खेलना पसंद नहीं भाई, ऐसे मजा ही नहीं आ रहा है। बोलो क्वेश्चन ने हिलाया पर मजा ही नहीं आया, दिमाग हिला दिया क्वेश्चन ने पर मजा नहीं आया। क्या यार निकला, कुछ आंसर नहीं निकला, देख तो बोलता रहा हूं मैं। तो इससे क्या सीखने को मिला, कीप इन माइंड कि भाई थोड़ा लॉजिक लगा के काम करेंगे। आप एनर्जी लेवल्स याद कर लो, और वेवलेंथ वाला तरीका बता दिया मैंने, और ये भी बता दिया कि जब बोले कि इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दे रहे तो कहां जाएगा, तो वो एनर्जी जो देगा उसको एनर्जी डिफरेंस मानना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो गाइस, अपने पास एक क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख दिया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कभी तुम्हारी किस्मत में किसी ने लिख दिया है तो आ जाएगा। देखो, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है पर ये आ जाता है। हाउ डज चेंज इफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अ पार्टिकल ऑफ मास 200 टाइम्स बट सेम चार्ज। कह रहा है देखो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है सुन लो m है, अब हम इलेक्ट्रॉन का मास कर देंगे 200 m, इलेक्ट्रॉन का मास हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ये सिंपल डेफिनेशन लिखी है मैंने कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस ग्राउंड स्टेट, ऐसे होता है फुल फॉर्म इसका। बट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी, ठीक है। बट कह रहा है कि हाउ डज इट चेंजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होगा अगर हम हाइड्रोजन का सॉरी जो क्या लिखा है इलेक्ट्रॉन, जो है इलेक्ट्रॉन, इफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय 200 टाइम्स हैवियर। कह रहा है अगर इलेक्ट्रॉन का मास हम 2000 टाइम्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजेस एज मास इंक्रीजेस, ये ध्यान रखना कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर पार्टिकल का मास बढ़ जाएगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। और ये आंसर मुझे वेरीफाई कर देना एक बार अगर किसी को डाउट हो रहा हो इसके ऊपर तो, ठीक है। मैंने अपने लॉजिक से लिखा है इस पे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, आप नोट कर लो, ठीक है। देखिए लिखा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज इतना। देखिए ग्राउंड स्टेट मतलब टोटल एनर्जी, हाइड्रोजन का टोटल एनर्जी इतना है, मतलब कि सिंपली आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है n = 1, पहले का टोटल एनर्जी इतना दे रखा है। नेगेटिव साइन यहां पर क्या कर रहा है, अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइन। नेगेटिव इज द सिंबल फॉर अट्रैक्शन इन फिजिक्स, ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन, एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट से कहा एनर्जी, अच्छा ये रहा ना, ग्राउंड से दे रखा ना मैं, ठीक है। एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन टू फर्स्ट, अभी वो ग्राउंड पर है, कहां पर है वो, ग्राउंड। देखो अब वही दो तरीके हैं, एक तो कैलकुलेटिव तरीका और एक दिमाग वाला, कि एक्चुअली अभी ग्राउंड पर है वो और हमें फर्स्ट पे लेके जाना है, तो कितना एनर्जी चाहिए, इनके बीच का एनर्जी निकालना है आपको। और इनका बीच का एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हो, एनर्जी लेवल डायग्राम से। ये था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये था 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इनके बीच का एनर्जी गैप निकालोगे कैसे, दोनों को माइनस करके, 13.6 माइनस 3.4, यही आपका आंसर है एनर्जी गैप। समझ में आया। अरे यही तो बोला उसने कि हमें यहां से इसको यहां लेके जाना है, तो इनके बीच का एनर्जी निकालना पड़ेगा आपको। दिस इज द एंड ऑफ टुडेस क्लास, लव यू ऑल, टेक केयर। किसी को कोई बात करनी है तो रुक के बात कर सकते हो।